प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से दिया देश भर को विकास परियोजनाओं की सौगात। 1 लाख करोड़ रुपए की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेस वे का किया निरीक्षण। लोगों ने किया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को बताया देश की ताकत। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन। स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण। चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देने के सर्वोच्च अदालत के आदेश पर एसबीआई ने और समय की मांग की। अदालत ने कल तक जानकारी देने को कहा। 15 मार्च तक चुनाव आयोग से जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी बुलाई आज चुनाव समिति की बैठक। दूसरी सूची पर होगा मंथन। और इंडी गठबंधन में जारी है घमासान। सीपीआई ने झारखंड में उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, तो सीपीएम ने कांग्रेस की क्षमता पर उठाए सवाल। ममता बनर्जी ने अपनाई एकला चलो रे की रणनीति। इंडी अलायंस को कहा ना। अखिलेश ने कहा मायावती पर कोई भरोसा नहीं। वहीं कांग्रेस की मायावती को जोड़ने की कोशिश जारी। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे चुनाव आयोग की तैयारियों की। जैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुड़े हैं, तो सबसे पहले जुटा हुआ है चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कई महीनों तक बैठकों का दौर जारी रहा है और दौरा भी रहा है। तमाम राज्यों का चुनाव आयोग ने किया है। लगभग सभी राज्यों की समीक्षा बैठक के बाद चुनाव आयोग आम चुनाव का कर सकता है ऐलान। इसकी सभी को प्रतीक्षा होगी कि कब उसका ऐलान करेगा। बैठकों का दौर हालांकि अभी उसका जारी है। उधर 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि 15 मार्च को कमेटी की मीटिंग की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 15 मार्च को कमेटी की बैठक होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर होती है और राष्ट्रपति इस सिफारिश को मंजूरी देती है। राष्ट्रपति की होती है इसमें मंजूरी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की होती है कमेटी। तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की मंजूरी होती है, यह कमेटी बनती है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की भूमिका स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई है। जानकार मानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त को फैसला लेने का संवैधानिक अधिकार है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को फैसला लेने का संवैधानिक अधिकार है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करेंगे और चर्चा करेंगे। ऋषि, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग की चल रही हैं अभी तक। कहां तक पहुंचा है चुनाव आयोग अगर तैयारियों की बात कही जाए, क्योंकि राजनीतिक दल तो पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव होते हैं तो एक उत्सव होता है और एक महासंग्राम भी उसे कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से उसे हम परिलक्षित होते हुए देखते हैं, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सियासी लड़ाई होती है, इसको एक उत्सव के रूप में भी चुनाव आयोग तब्दील करने की पूरी कोशिश करता है। उत्सव इस बात का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और इस मतदान के अधिकार में वो ये सुनिश्चित करें कि उनके भविष्य को तय करने वाली सरकार हमेशा उनके लिए काम करेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम समझें तो चुनाव आयोग 6 महीने जब किसी भी चुनाव के रह जाते हैं, खासतौर से आम चुनाव के,
तभी से ये प्रक्रिया शुरू कर देता है। इलेक्टोरल रोल इस प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है, जिसमें अधिक से अधिक यानी कि कोई भी मतदाता ना छूटे, इस आधार पर इस प्रक्रिया को अपनाकर इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है। और आखिरी चरण में अगर हम देखें इन सभी तैयारियों में, तो चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों में जाकर इन सब की समीक्षा करता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो उनका जिम्मा संविधान में उनको दिया गया है, उसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर हम बात करें तो इसमें तमाम जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी वजह से जब ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग चुनाव आयोग बुलाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि आज ये मीटिंग बुलाई गई है और संभवतः शाम तक इसके बारे में आंकड़े हमको मिल जाएंगे कि क्या क्या कहा चुनाव आयोग ने, किस तरीके से बैठक रही और ऑब्जर्वर्स की क्या भूमिका रहेगी और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये जो चरण होता है, जब ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग चुनाव आयोग करने लगता है, तो हम मान के चलते हैं कि अब वो सभी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। तो इन तैयारियों को अगर हम देखें तो चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी तरीके से सुनिश्चित हैं और जो समय पर चुनाव कराने का जो उनके पास जिम्मा है और जो उनका अधिकार है, वो उसको पूरा करने जा रहे हैं। जैसे कि तमाम खबरें हैं कि पिछली बार जब 10-11 तारीख में ऐलान हुआ था, तो इस बार 15 और उसके आसपास इन तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अलग अलग राज्यों में जब चुनाव आयोग गया है तो उसमें अलग अलग राज्यों की मांग रही है कि कितने चरण हों, किस तरीके से जो परीक्षाएं हैं या त्यौहार हैं उनको देखते हुए, मौसम को देखते हुए, इन सभी को का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों में कितने चरणों में चुनाव हों लोकसभा चुनाव के दौरान, इसको भी तय करेगा। जी, निश्चित तौर पर तो ये कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। चुनाव आयोग को इस बात का ख्याल रखता है कि जैसा कि आपने कहा कि त्योहारों का भी ख्याल रखना है, परीक्षाओं का भी ख्याल रखना है। एक विषय और है, 2 चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के संबंध में क्या कुछ चल रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त से मिलकर चुनाव आयोग बनता है। और इसमें हमने देखा था कि एक चुनाव आयोग जो कि पिछले महीने उनका समय पूरा हो गया था और उनका रिटायरमेंट होने के बाद एक सीट वो खाली हुई और हाल ही में एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया। इस वजह से दोनों चुनाव आयुक्तों का जो पद है वो खाली है। अब इसको भरने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि हम जानते हैं कि इस संबंध में हाल ही में संसद में ये कानून बना है जिसमें कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर एक प्रक्रिया अपनाई गई है इस विधेयक के माध्यम से, जिसमें कि सबसे पहले जो सर्च कमेटी है वो एक चुनाव आयुक्त के अगेंस्ट 5 लोगों का नाम जो चुनाव प्रक्रिया है, उसमें चयन की प्रक्रिया है, उनके सामने रखेगी। और इस कमेटी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कमेटी बनेगी, जिसमें कि एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, जो भी किसी भी बड़ी पार्टी के जो नेता होंगे, अगर उनके पास ये ओहदा नहीं है, जैसे कि इस समय कांग्रेस पार्टी के पास या किसी भी दल के पास मुख्य जो विपक्षी दल का ओहदा नहीं है, लेकिन हाँ ये मान लिया जाता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है विपक्ष की तरफ से, उनके नेता को इसमें शामिल करने का प्रावधान है। तो ये कमेटी तय करती है कि जो 5 लोग दिए जाएंगे उनमें से कौन चुनाव आयुक्त होना चाहिए। अब इस मामले में जैसे कि तमाम खबरें हैं कि 15 तारीख की शाम को ये मीटिंग बुलाई जा सकती है और इस मामले में ये तय किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कानून मंत्रालय अब इस मामले में जो सर्च कमेटी के माध्यम से 5 नाम देगा, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हमें इस बात का इंतज़ार है कि क्या वो 5 लोगों की जो चयन की जो प्रक्रिया है सर्च कमेटी के द्वारा, उसको अभी तय किया जाना और उस पर खबर की पुष्टि होना बाकी है। जी, निश्चित तौर पर खबर की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर लगी हुई हैं कि क्या कुछ, जो आपने कहा कि समीक्षा बैठक हो रही है, तो इसका मतलब ये है और जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसके बाद ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द चुनावों की घोषणा हो सकेगी। आपने बताया कि पिछली बार 10-11 तारीख के आसपास हुई थी, इस बार 15 तारीख के आसपास इसकी उम्मीद की जा रही। बहुत शुक्रिया ऋषि कुमार इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि गठबंधन की दरकती चट्टानी एकता आखिर क्यों। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट।
बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे इंडी गठबंधन, जिसकी एकता हर रोज दरकती हुई नजर आ रही है और उसके पीछे की वजह क्या है, ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे और अपने खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर। 28 दलों के इंडिया गठबंधन में चट्टानी एकता को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे और जब शुरुआत में ये गठबंधन बना था तो ये कहा जा रहा था कि ये गठबंधन जो 28 दलों का है 27 से शुरू हुआ था, 28 का हुआ और कहा गया कि ये और बढ़ेगा और इसमें जो है और मजबूती आएगी। इसका नाम जो है वो चट्टानी एकता कहा गया था। बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उस दावे के उलट लगातार इसमें जो असंतोष की खबरें हैं, जो असंतोष है वो लगातार दिखाई दे रहा है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर गठबंधन को ना कह दिया है। ममता बनर्जी के एक तरफा ऐलान से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बड़ी चुनौती मिली है और उनकी सीट से भी एक क्रिकेट खिलाड़ी को उतारकर अधीर रंजन चौधरी को बड़ी चुनौती दी है। कांग्रेस ने टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतारा है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन से बातचीत का दावा करती है, लेकिन ये दावे सिर्फ हवाई साबित होते हैं क्योंकि सीपीआई ने, अब झारखंड की बात करें तो सीपीआई ने झारखंड में अकेले जाने का फैसला लिया है और 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है सीपीआई ने। झारखंड में 14 में से 8 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। केरल में लेफ्ट पार्टियों ने राहुल गांधी और शशि थरूर के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन कहां टिकता है और कहां दिखता है। यानी पंजाब की तरफ फ्रेंडली फाइट नहीं होगी बल्कि संघर्ष होगा और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को लेकर पेच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे ज्यादा सीट चाहते हैं। उधर यूपी में अपनी सीटों का ऐलान करके सपा ने बीएसपी के साथ किसी भी तरह के अलायंस की संभावना को खारिज किया है। यानी समाजवादी पार्टी बसपा के साथ नहीं जाना चाहती, मायावती के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन कांग्रेस को अभी भी मायावती के गठबंधन में आने की उम्मीद है और वो लगातार इसकी कोशिश भी कर रही है। ऐसी खबरें लगातार आ रही है, लेकिन मायावती ने जरूर इसका खंडन किया है। अब क्षेत्रीय पार्टियों को गठबंधन को लेकर दिलचस्पी कम होती जा रही है। आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी को हराने की क्षमता नहीं है। ये केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी को हराने की क्षमता ही नहीं बची है। शायद गठबंधन दरकने का कारण भी यही है कि अब दलों को लगता है कि बीजेपी को हरा नहीं सकती, कांग्रेस उससे लड़ नहीं सकती, लेकिन बीजेपी अपना उधर कुनबा लगातार बढ़ा रही है। राजग जो है एनडीए वो लगातार बढ़ रहा है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहते हैं कि अकाली और बीजेपी नेचुरल एलाइज हैं। तो अकाली दल के साथ में एक बार फिर से अलायंस की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। बीजेपी तलाश रही है और अकाली दल भी उसको तलाश रहा है। सुनील जाखड़ इसे बादल साहब के पंजाब के लिए हीलिंग टच मानते हैं। वो कहते हैं कि बादल साहब कहते थे कि बीजेपी और अकाली जो है वो पंजाब के लिए हीलिंग टच है। टीडीपी, बीजेडी और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी के गठबंधन ने पार्टी के दक्षिण विस्तार को और बल दिया है। तो दक्षिण में विस्तार के लिए जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं पार्टी के लिए। बीजेडी के साथ में गठबंधन की संभावनाएं कही जा रही हैं। साथ ही साथ टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ में गठबंधन का ऐलान हो चुका है। तो अब सवाल नीति, नियत और नेतृत्व को लेकर भी है। पीएम मोदी के खिलाफ नेतृत्व कौन करेगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश में विस्तारित 1 लाख करोड़ रुपए की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बदल रहा है, दुनिया भारत को एक अलग नजरिए से देख रही है, लेकिन अगर किसी को सबसे अधिक दिक्कत है जो ये तमाम विकास हो रहा है तो वह कांग्रेस और उसके गठबंधन को। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत
अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची रही है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। इंडी गठबंधन का चरित्र नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उनके चश्मे का नंबर अभी तक नहीं बदला है, ये प्रधानमंत्री ने सीधा हमला किया। और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान का सम्मान करना चाहती थी तो उन्हें बाहरी लोगों को भेजने के बजाय उन्हें राज्यसभा में भेजना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी यूसुफ पठान के लिए अच्छे इरादे रखती तो वह ऐसा न करती। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। और ये ममता बनर्जी खुद आज साबित कर दिए हैं कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। क्योंकि जिनकी जुबान की कोई मतलब नहीं होते, जिनकी जुबान की कोई अहमियत नहीं होती, जिनकी सोच में कायरता है, सोच में चालाकी है, उसको भरोसा ना करना ही मुनासिब होगी। और टीएमसी द्वारा पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ एक सम्मानजनक सीट बंटवारे का फॉर्मूला चाहती है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पता नहीं किस दबाव में उम्मीदवारों की घोषणा की है। Respectable seat sharing formula means mutual negotiations, give and take, some compromise. We have always said that our doors are open for seat sharing negotiations and seat sharing talks, but there should be no unilateral announcement of the seats. So what can I say? I mean, the TMC has announced. I don't know what pressures there were on the TMC, but as far as we are concerned, we want to strengthen the India Alliance, India Group in West Bengal. और टीएमसी द्वारा बंगाल में 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पर सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब गठबंधन की पार्टियों को यह तय करना होगा कि वे अब कैसे चुनाव लड़ेंगे। वो तो उनकी मर्जी है, हर पार्टी अपनी अपनी निर्णय लेती है। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब इसके आधार पर बाकी इंडिया पार्टी उनको तय करना है कि किस तरीके से जाएंगे। शुरुआत होगी आज और ये चलता रहेगा जब तक चुनाव का घोषणा ना हो।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुजा कपूर, बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रभात कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, ये जब गठबंधन की शुरुआत हुई थी, इंडी गठबंधन की, तो ये बड़े जोर शोर से कहा जा रहा था कि ये चट्टानी एकता का होगा, और 27 दल शुरू में जुड़े थे, फिर एक दल और आया और कहा गया कि अभी इसका विस्तार होगा। लेकिन विस्तार होने के बजाय ये लगातार जिस तरह से आपसी दबाव में और असंतोष जो है वो जिस तरह से बाहर आ रहा है, उससे लग रहा है कि इससे तो और नुकसान ही होने जा रहा है। जो दल है आपस में मिलकर लड़ने के बजाय अलग अलग ही लड़ते तो ठीक रहता। निखिल, अभी अपनी रिपोर्ट के साथ में जो प्रधानमंत्री मोदी का आपने एक साउंड बाइट भी सुनाया था, जो अभी गुड़गांव में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा जो ये ऑल निगेटिव ही क्यों है उनके चश्मे का नंबर अभी तक, तो ये इस बात को समझा जा सकता है कि देश कितना बदल गया है। इस बात को समझने के बजाय आपके वही पुराने एजेंडे और अगर वही पुराने नैरेटिव हैं, तो ये चट्टानी एकता जो है आप कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में, उसका दरकना तो स्वाभाविक है। इसमें आप सब स्वाभाविक से रूप से देख लीजिए कि क्या सीपीआई सीपीएम के साथ में और टीएमसी के साथ में कांग्रेस का अलायंस वहाँ पश्चिम बंगाल में हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन मंच पे आपने आके वो 28 दलों का जब हाथ उठाते हुए आपने दिखाया, तो सारे नेताओं को एक साथ दिखाया। ममता बनर्जी के साथ आपने सीताराम येचुरी को भी दिखाया। लेकिन आपके साथ में वो केरल में क्या हुआ? वहाँ अगर आप फ्रेंडली फाइट नहीं कर रहे हैं और केरल आप पश्चिम बंगाल में चाह रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने इसका जवाब दिया कि ये डुप्लीकेसी आप छोड़िए। और ये डुप्लीकेसी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी सीरियसली उनके खिलाफ में, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ में कैंडिडेट यूसुफ पठान को दिया है। आप जानते ही होंगे उसके पीछे लॉजिक भी है। वहाँ 52-53% वहाँ भाई माइनॉरिटी वोट है, और जाहिर सी बात है ममता बनर्जी ने वहाँ एक कैंडिडेट उतार के कांग्रेस की संकट को बढ़ा दिया। अब रही बात कि अब जब आप देखिए कि यही खेल तो वहाँ सीपीएम के भी और सीपीआई ने भी किया, जब वो राहुल गांधी के अगेंस्ट में वायनाड से ए राजा की पत्नी को उतार सकते हैं, 2 बार 3 बार के सांसद रहे हैं अपने शशि थरूर जी, उनके खिलाफ उतार सकते हैं, तो फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं उतारे? उनको ये नीति जो अभी जयराम रमेश दे रहे थे, तो वो इस गठबंधन के धर्म को तो वो आप किस तरह से ये तार अपने ही लोग कर रहे हैं, उस बात को आप देख लें जी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, जो बात अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे, वो कांग्रेस की मजबूरी की है। जो पेनियर्स अभी जो आप देख रहे थे, आपने कहा विजयन केरल के सीएम जो कह रहे थे कि कांग्रेस में क्षमता ही नहीं बची है, तो अगर आप उसके क्षमता पे सवाल उठाते हैं, फिर ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन का नाम का मतलब क्या होता है? और यही वजह है कि जब आप मायावती की तरफ अभी भी यूपी में टकटकी लगाए हुए हैं कि मायावती कभी भी अलायंस में आ सकती है, तो अखिलेश ने किस तरह से अपने सीटों का अनाउंस कर दिया है। कांग्रेस को अगर बीएसपी के साथ करना है तो कर ले। तो ये जो मजबूरी है उसकी, कांग्रेस की, ये ज्यादा उसमें दिख रही है कि गठबंधन के नाम पे आपने एक मजबूरी का बंधन बनाया है, जिसमें लोग सारे रीजनल पार्टी जो है अपने अपने जो इलाके हैं उनका, उसको खोजने में लगे हुए हैं। निखिल जी 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 प्रभात कुमार, तो कैसे समझा जाए, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? क्यों नहीं परवान चढ़ रहा है ये जो विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन था, आखिर क्यों नहीं परवान चढ़ा? आप झारखंड से लेकर बंगाल तक आप इसको देखें, चाहे पंजाब की बात करें, आप केरल में बात करें, यहाँ तक कि आपके जो सबसे शीर्ष नेता हैं उनके खिलाफ भी प्रत्याशी उतार दिया गया। तो ये क्या वजह रही, क्या मजबूरी थी कांग्रेस की ऐसे गठबंधन में बने रहने की? निखिल भाई, सर्वप्रथम आपको एवं मेरे सारे सहयोगियों को मेरा नमस्कार जी, स्वागत है आपका जी। निखिल भाई, हमने एक कॉमन प्रोग्राम दिया था। वो प्रोग्राम था देश में संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए, वो प्रोग्राम था लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो प्रोग्राम था संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए। आज भी हमने वही कहा है। रह गई बात, आप समझ सकते हैं, हर एक राजनीतिक दल का अपना अपना व्यक्तिगत वजूद होता है अपने क्षेत्र में। तो जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, उन हो सकता है कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही तो कोई बेवफा होता नहीं। अब आप सोचना इस चीज को निखिल भाई, पिछले कुछ महीनों का मैं एक खाका रख रहा हूं, जितने विपक्षी पार्टियों की सरकार जिन जिन प्रदेशों में है, आपने प्रधानमंत्री के साथ साथ एक दौरा और देखा होगा, और वो दौरा कर रही थी ईडी, सीबीआई, आईटी। वो भी एक
पैरेलल दौरा कर रही थी प्रधानमंत्री जी के साथ। हाँ, वो अलग बात है कि वो मणिपुर नहीं जाती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी मणिपुर नहीं गए। ये अलग बात है कि भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं जाती, महाराष्ट्र जाने से मना कर दिया होगा। अब अजीत दादा पवार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आ गए हैं, अब 70,000 करोड़ के घोटाले की फाइल कहां पड़ी है ये सोचना पड़ेगा एक बार। छगन भुजबल जी आ चुके हैं अब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में। तो ये जो देश भी देख रहा है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये देश देख रहा है। और मैं निखिल भाई ये मानता हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी, कोई भी, उसका कद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर आम लोगों का। तो आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से जो आपके सहयोगी थे वो बिखर गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा वक्त दीजिए बस, क्योंकि मैं मुद्दों की बात करने में विश्वास रखता हूं। हमने 5 गारंटी दी। हमने कहा कि जो 30 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, हम सरकार में आते उसको फुलफिल करेंगे। हमने कहा जो गिग वर्कर हैं उनको पेंशन की व्यवस्था करवाएंगे, उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। हमने कहा कि जो सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधलियां होती है, जैसे अभी ताजा उदाहरण नहीं, ये जो आपका चुनावी घोषणा पत्र है ये तो ठीक है, ये बात है। क्या आपके इस चुनावी घोषणा पत्र से आपके सहयोगी नहीं, जो भी आपने घोषणा की, आपने 30 लाख नौकरियों की बात कही, मैं उससे असहयोग, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपके उस पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं। आप कांग्रेस पार्टी के हैसियत के तौर पर आप कोई भी आप मुद्दे दे सकते हैं जनता के बीच में, लेकिन मेरा जो प्रश्न है ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, देश के युवाओं, ठीक है, कुछ भी है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, ना ही वो प्रश्न है। मैं ये सीधे सवाल कर रहा हूं। तो क्या आपके सहयोगियों को उस पर विश्वास नहीं था? वो क्यों नहीं आपके साथ खड़े हैं? अभी मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर इनके सहयोगियों को इन पर विश्वास है कि नहीं मुझे नहीं पता। बिहार के अंदर इनके सहयोगियों को इन पर विश्वास है कि नहीं मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात निखिल भाई, इनको खुद अपनों पर विश्वास नहीं है। अरे आप अपने विश्वास की बात करिए ना। आप जो विश्वास की बात होगी जी। हमारा आज प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं एक विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है उसको घमंडिया, तो कहने में मुझे गुरेज नहीं होगा कि ये भी पाखंडिया लोग हैं, पाखंड फैलाते हैं, जुमले फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, देश में। ठीक है, आपने सारी बात कही प्रभात जी, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि आखिर क्यों नहीं परवान चढ़ रहा गठबंधन। आपने बताया कि आपके पास इतना एजेंडा है, आपके पास इतनी बातें हैं, नीतियां हैं, उसके बावजूद लोग आपके साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? एक मिनट, 2004 में ये गठबंधन नहीं था। एक कद्दावर चेहरा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में थे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे। इंडिया शाइनिंग, फील गुड इंडिया, सारे नारे चल रहे थे, जैसे अभी 400 पार चल रहा है। लेकिन हमने उनको हराने का काम किया और अगले 10 वर्षों तक हम सरकार में रहे। 2004 में भी हराया, 2009 में भी हराया। अब वो आपके बगल में बैठी हुई हैं जो बीजेपी की प्रवक्ता, वो भी कहेंगे आपको 2014 में हराया, 2019 के हराया, आप क्यों 2004 में पहुंच गए? मेरे सवाल का जवाब बहरहाल प्रभात जी आपने नहीं दिया। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। अनुजा कपूर के पास जाएंगे। अनुजा कपूर जी ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी कर रही है दरअसल लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और इनके पार्टियों का सहयोग नहीं मिल रहा है क्योंकि वो ईडी और सीबीआई के दबाव में है। खुलकर नहीं कह रहे लेकिन शायद कहना यही चाहते हैं। हम तो खुल के कह रहे हैं, चलिए खुलकर भी कह रहे हैं। जय श्री राम निखिल जी, प्रभात भैया, जय श्री राम। सबको जय श्री राम। आपको अच्छा लगता है जब हमारे साथ बैठते हैं डिबेट पर? जी जी, जय जय श्री राम। और विनोद भैया, आपको भी बहुत बहुत श्री राम जी की कहते हैं ना आशीर्वाद मिलता रहे। मुझे लगता है कि आज जिस डिबेट के ऊपर बात हो रही है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, वो टॉपिक यही है। 2004 और 2009 में जब कांग्रेस की बात अभी प्रभात भैया बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भूल रहे हैं कि 2004 और 2009 में खड़गे जी नहीं थे शायद जो ये कहते थे कि बीएलओ जो है मेरा कार्यकर्ता, उसको किसी कुत्ते के साथ कहीं आपने मिलाया। आज लोगों का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपके खुद के कार्यकर्ता, आपके खुद के लीडरों को हो रहा है, क्योंकि जो आप कहते हैं वॉक द टॉक वो आप कर नहीं पाते। और इसी की वजह का, इसी की खामियाजा आपके खुद कार्यकर्ता लीडर्स भुगत रहे हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते नहीं, बजट अलॉटिकेट नहीं करते। कर्नाटक का ये हाल रहा है, तेलंगाना में अडानी को आप बोलते हैं कि वो मोदी जी के साथ है और अडानी का ही साथ आपने तेलंगाना में लेते हैं। वहां पर आप कितने करोड़ रुपीस 12,400 करोड़ का तो तेलंगाना के अंदर प्रोजेक्ट लगाते हैं, ऊपर से 1,000 करोड़ का और ड्रोन सिस्टम और मिसाइल का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं।
आप राजस्थान में उनके साथ प्रोजेक्ट लगाते हैं। आपने जो कहा 2004 और 2009 की बात, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि 2004 और 2009 के अंदर आपने बहुत बड़ी और बहुत ही जुमले वाली बातें आप ही लोगों ने कही। जुमला हम लोग नहीं देते, जुमला का चुनचुना आप लोग देते हैं। आपने लोन्स को वेव ऑफ करना नहीं समझा ठीक, आपने एम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया, आपने 1500 का जो मंथ का औरतों को देने थे अकाउंट में वो आपने नहीं दिया। 10 महीने के आने के बाद भी 10 महीने तक आपने नहीं दिया। आपने कहा कि हम काउडंग को परचेज करेंगे। मैं ये बता रही हूँ कि मोदी जी का उसके फौरन 2014 में आने के बाद मोदी जी ने जो कहा वो कैसे करते चले गए। आपने कहा कि हम डायरेक्ट इनकम टू फार्मर्स देंगे 2004-2009 में, 10 साल हो गए, आपसे वो काम ना हो सका। 2004 में आपने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी हम घरों तक पहुंचाएंगे, और जैसे ही मोदी जी आए उन्होंने 18,452 विलेजेस के अंदर आते ही इलेक्ट्रिसिटी दी, 6,000 का असिस्टेंस सबके घरों में डीपीटी फार्मर्स के यहाँ पर पहुंचाओ, और उसके ऊपर तो बहुत चीजें हो ही रही है उनके लिए। ये मैं वो बता रही हूँ, जब आते ही हम लोगों ने कहा, आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस रखेंगे हम टेररिज्म की तरफ, आपने आते ही पोटा का लॉ डाइल्यूट कर दिया। आपने कहा कि रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिक्स EWS के साथ हम खड़े होंगे, आपसे वो काम नहीं हुआ। मोदी जी ने आते ही 10% EWA को स्थापित कर दिया। आपने कहा 1 रैंक 1 पेंशन आप देंगे आर्म फोर्सेस के तरफ, आपसे वो काम नहीं हुआ। आपने EWA के साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन का काम ना करते, वो भी मोदी जी ने आते ही दिया। ठीक है अनुजा जी, करप्शन की बात के साथ, ठीक है अनुजा जी, दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका गठबंधन जो है वो देखिए वो बढ़ रहा है, इनका नहीं है। मूल सवाल मेरा यही था कि आखिर क्या इसके पीछे की क्या वजह है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जो आपके साथी हैं वो जिस भी वजह से बढ़ रहे हो, लेकिन इनके साथ का जो साथ छोड़ रहे हैं वो लोग ईडी और सीबीआई की वजह से छोड़ रहे हैं। निखिल भाई मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि उस टाइम पर जिसको केज्ड पैरेट का नाम दिया जाता था वो सीबीआई और ईडी को मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के लिए कहा था। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या उस वक्त क्या भाजपा ऑपोजिशन में नहीं थी? क्या इनको भाजपा के खिलाफ कोई भी सीबीआई के चार्ज या ईडी के चार्ज इनको नजर नहीं आते थे? क्या इसका मतलब भाजपा साफ थी इनके टाइम पर भी? आज ये खुलकर ये बात बोले, मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम आपने हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाते थे। तो आप ये बताइए कि क्या भाजपा भी उस वक्त साफ थी इसीलिए आपको हरा कर आ गई? क्या आज राजस्थान आपके हाथ में नहीं है? आज आपके हाथ में मध्य प्रदेश जो ऑलरेडी पहले से नहीं रहा है, 2-3 बार हम लोग निकल कर, और क्या 2006 से आ रहे हैं, आपके हाथ में छत्तीसगढ़ नहीं है। आज तेलंगाना के अंदर भाजपा का जो वोट शेयरिंग है वो बढ़ रहा है, तो सिर्फ सीट भाजपा की बढ़ रही है। आप बताइए आप कहाँ खड़े हैं? आज चंडीगढ़ के भी जो आप जहाँ पर आप आज बात करते हैं वहां पर भी आप नजर नहीं आते हैं। आप जिस बात की बात सामने नजर आती बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉक द टॉक आपके अंदर है नहीं। आप इंडिया अलायंस का गठबंधन आपने क्यों किया? इंडिया अलायंस का गठबंधन आपने इसीलिए किया क्योंकि आप राहुल बाबा को फिर से लॉन्च करना चाहते थे, जो बार बार वो फेलियर नजर आ रहे थे, और उनका लॉन्चिंग आपके इंडिया गठबंधन को पसंद नहीं है। ये इसमें भाजपा नहीं। और एक और बात कहती हूँ निखिल भाई, टीएमसी ने एक ही अभी रिसेंटली कहा है कि भाजपा का वोट शेयर जो है वो विक्ट्री बढ़ा नहीं है, वो कांग्रेस जो है वो घट गया है, कांग्रेस गिर गई है। वो ये टीएमसी की बातचीत है। कांग्रेस ये कहता है कि कांग्रेस खत्म हो गया, ये टीएमसी का कहना कि भाजपा विक्ट्री की तरफ नहीं, ठीक है, कांग्रेस गिर गया। जवाब ले लेते हैं, ठीक है, इंडी गठबंधन के साथ ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनुजा जी, जवाब ले लेते हैं प्रभात कुमार से, जवाब ले लेते हैं प्रभात कुमार से। जवाब प्रभात जी, एक सवाल जो लगातार सभी लोग उठा रहे हैं, जो आप अपने जवाब दीजिएगा। मेरा एक जो प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि लगातार सभी लोग ये कह रहे हैं कि इतनी लानत मलानत सहने की जरूरत क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और जो बीजेपी की लोकप्रियता है उसके खिलाफ अकेले खड़ा होने का दम नहीं है कांग्रेस पार्टी में? अकेले लड़ लेते, क्यों इतने लोगों को आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं और लोग लतियाए जा रहे हैं? निखिल भाई, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा जी। मैं अपनी बहन की बात से शुरुआत करता हूं। इन्होंने कहा पिछले 5 राज्यों के चुनाव की बात। बहन एक बार डाटा उठा के देखना इलेक्शन कमीशन का, आपसे 8 लाख ज्यादा वोट हमें मिले हैं, देख लेना एक बार आप। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि भाई मोदी से लड़ने की क्षमता नहीं है कि आप जोड़ रहे हो कुन में, तो ये गली गली जो घूम के मोदी जी जोड़ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे निखिल भाई? उसका भी कुछ नाम आप दीजिए, क्योंकि आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद बेहतर नाम आप ही बता सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि एक अकेला सब पर भारी नहीं है, ये तो आज साबित हो गया। दूसरी, इन्होंने जुमले की बात करी। अरे अनुजा जी, जुमला शब्द मैंने नहीं कहा था, आपके ही गृह मंत्री जी ने कहा था, जयशाह जी के पिताजी ने,
कि ये जुमलेबाजी थी, चुनावी जुमलेबाजी। जैसा जी के पिताजी ने कहा था, हमने नहीं कहा था। एक बार देखना, जो 15-15 लाख की बात हो रही थी, आपने कहा हम जो कहते हैं करते हैं। आपने कहा था कि नहीं कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे? दिया क्या? दिया आपने रोजगार। आप महिला सुरक्षा की बात करती हो, मणिपुर में नग्न परेड करवाई जाती है, प्रधानमंत्री जी 78 दिन तक नहीं बोल पाते हैं। यह है महिला सुरक्षा आपकी, या उसको महिला सुरक्षा कहती हो आप? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं चाहूंगा बहुत जल्दी जल्दी अनुजा जी जवाब आप देना चाहती हैं। जो संदेश खाली में टीएमसी के साथ खड़ा हो, जो औरतों बिल्कुल नहीं खड़े हैं, औरतों के बलात्कार के साथ जघन्य अपराध है, उसको वहां पर जाकर उसको दोहरा दंड दिया जाए। क्या बोलोगे विष्णुशंकर सिंह को ऐसे ही दंड दिया जाए? कुछ कहते हैं अनुजा जी, भागने नहीं दूंगा मैं, कहता हूं संदेश खाली के अपराधी को दोहरा दंड दिया जाए, 2 बार फांसी दी जाए। क्या विष्णुशंकर सिंह पर, कुलदीप सेंगर पर और बाकी जो आपके अभी जो आए हैं रावत साहब का वीडियो, एक दूसरे को मत बोलिए, एक दूसरे को पर मत बोलिए, एक दूसरे को पर मत बोलिए। डीडी की डिबेट है भाई, ये नेशनल डिबेट है। अनुजा जी जारी रखिए। जी जी जी। तो मुझे जहां लगता है कि जहां पे पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे हैं मणिपुर की, उसके बारे में बहुत कुछ आकर कहा गया, बुलाया गया मोदी जी को, मोदी जी आए, मोदी जी बोले, ये भाग गए। आज जो राहुल गांधी के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, जहां से निकलते हैं वहां पे बेड़ा गर्क हो जाता है। वहां के स्टेट के जो लोग हैं इनके साथ खड़े होकर जवाब देने का मौका दीजिएगा। कर देते हैं, वो ये कह देते हैं कि हम इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहते। आज जहां पर ये लोग बात करते हैं कि पैसा कहां पर, आज ब्लैक मनी की बात करते हैं, तो इन्हीं के में से 500 करोड़ रुपया हम लोग निकाल के ला रहे हैं। आज ये अडानी के साथ ये लोग दरअसल ठीक है अनुजा जी, ठीक है अनुजा जी, ठीक है, मैं विकसित भारत और सशक्त कर रहे हैं। ठीक है अनुजा जी सुनिए, तो बात सुनिए अनुजा जी, आप भी सुनिए और प्रभात कुमार आप भी सुनिए। विनोद जी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे इस बात को कि दरअसल जो हमारी चर्चा थी, आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दूसरे ढंग के लगाने लगे हैं। हमारी चर्चा का विषय यह है ही नहीं है, और दरअसल आप कुछ कह रहे हैं प्रभात जी, उसका जवाब वो दे रही हैं, वो दे रहे हैं उसका जवाब वो दे रहे हैं। इसलिए मेरी जो चर्चा है वो कम से कम डिरेल ना हो। मैं चाहता हूं कि जाते जाते मैं विनोद जी को चाहूंगा कि उस सबको एक सब्सटैंशियल तरीके से उसको एक मोड़ दे। नहीं, मैं क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है, और आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बारी में दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप लगाए हैं। विनोद जी, मैं चाहता हूं कि ये जो गठबंधन की बात हो रही थी, दरअसल आप उस तक सीमित रहें, गठबंधन की बात करें, और मैं चाहूंगा आप समअप करें इस बात से कि क्या ये जो जिस तरह से एक के बाद एक टूट हो रही है, और जिस तरह से एनडीए में लोग जुड़ रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव या एक मनोवैज्ञानिक बढ़त कहीं ना कहीं एनडीए लेता हुआ दिख रहा है एनडीए के ऊपर। नहीं, मैं सुन रहा था, दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, और अपने अपनी पार्टी के लाइन में तो काफी अच्छा उन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन हमारे विषय से अलग हट गए जी। लेकिन सवाल ये है कि वो हमारे विषय पे क्यों रहे हैं? उनको अपना एजेंडा रखना है, वो अपना एजेंडा प्रभात जी रख रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्यों उनके पीछे पड़े कि आप हमारे एजेंडे में नहीं है? लेकिन प्रभात जी, सवाल क्या है कि जनता आपके इन बातों से क्यों नहीं अभी भी अपना ध्यान आकृष्ट कर रही है? आपने 30 लाख नौकरी के वादा किया है, और आपने जिस तरह से फिर से जो निखिल कह रहे थे कि घोषणा पत्र ही आपका है एक तरीके से, और आप इस तरह की चीज़ें जो करते रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हैं। 2019 के इलेक्शन में आप न्याय योजना लाए थे, उसमें भी आपने 70 लाख अब ये बनाया था कि वहाँ पे आपने देना है आपको 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, तो आप 1 लाख रुपये ये आपको पर परिवार देना है या इंडिविजुअल देना है, जहाँ तक मुझे याद था। लोगों ने नहीं माना आपकी, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। आप व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि आपका ग्राउंड वर्क नहीं है, आप व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि आप एजेंडे में जो देश बदल रहा है, जो पीएम कह रहे थे अभी कि आपने वो चश्मा का अभी तक लेंस नहीं बदला है। आप परसेप्शन की जो राजनीति करते हैं, इसलिए लोग जो अभी भी आपके साथ न लोग जुड़ रहे हैं न पार्टियां जुड़ रही है। अब सवाल है कि आप सीधे सीधे संविधान बचाओ की बात तो करते हैं, लेकिन आप ये बात सामने में नहीं रखते हैं कि अभी जो कट्टर ईमानदार वाले आम आदमी पार्टी थे, उनके मंत्री अभी 1.5 साल 2 साल से जेल में बंद हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको आप नहीं मानते? क्या हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया, आप नहीं मानते?
तो इस तरह के नैरेटिव जब आप देते हैं तो संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस है उस पे आप सीधे सवाल खड़ा करते हैं, और ये देश आपको कतई इसके लिए तैयार नहीं है कि आप अपने अपने नैरेटिव्स में इसको बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में हो तो बहुत शानदार फैसला है, आपके अगेंस्ट में हो तो आप फिर सवाल खड़ा करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसलिए करते हैं कि आप सिर्फ परसेप्शन निकाल कर बात कर रहे हैं। अनुजा जी जो बात कर रही थी वो ग्राउंड वर्क में आपको वो डेटा दे रही थी कि इस देश में काम को लोगों ने देखा है। तो ये 10 साल का जो बदला हुआ भारत है उसको देखने के लिए चश्मा तो कम से कम बदलने की जरूरत है। दरअसल मैं चाहता था मैं ये चाहता था विनोद जी कि आज जो चर्चा रहे वो गठबंधन पे रहे, सहयोगियों पर रहे, लेकिन एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप रहा। जी निखिल भाई एक क्विक आंसर मैं दे देती हूँ। देखिए अगर कांग्रेस के जो लोग दिग्गज लोग हैं वो छोड़कर आज एनडीए अलायंस के साथ आकर खड़े हो रहे, भाजपा के साथ खड़े हो रहे, तो वो चाहते हैं कि भाजपा में जो 370 पार कर सके और 400 पार का जो नारा, इसीलिए क्योंकि आइडियोलॉजी है प्रधान सेवक बनने की, कार्यकर्ता बनने की कोशिश करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब मैं इसको वाइंड अप करूंगा क्योंकि इस तरह की चर्चा जो है एक दूसरे के साथ में चलती रहेगी। मिश्रा जी की बात का जवाब देना है प्लीज। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए प्रभात जी। इन्होंने कहा कि आप परसेप्शन की राजनीति करते हो। अरे परसेप्शन की राजनीति, मिश्रा जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, इस देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई परसेप्शन की राजनीति मैं 10-15 सेकंड ही दे रहा हूं, इसलिए जल्दी करिए जी। करने वाले लोग, और जो अभी आप कह रहे थे कि पैसे कहां से आएंगे, अव्यावहारिक है। जो राइट ऑफ किया ना 14 लाख करोड़, वो राइट ऑफ नहीं करेंगे कॉर्पोरेट का, वो अपने इन्हीं युवा और किसानों को देंगे, पैसे यहीं से आएंगे मिश्रा जी, और वो आपके घर भी जाएंगे। आप अंत में भी वही आरोप प्रत्यारोप में हम लोग जुड़े रहे। फिलहाल प्रभात जी बहुत शुक्रिया आपका, अनुजा जी आपका भी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे कि सहयोगियों का दबाव क्या कांग्रेस को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है। हम बात करेंगे झारखंड की, लेकिन रुकेंगे उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यारो शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा, कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त जो हमारी अगली खबर है उसकी बात करेंगे, और ये देखेंगे कि जो झारखंड में दरअसल किस तरह से सहयोगियों का दबाव रहा है और कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। क्या करते हुए छुट्टी है कि नंबर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों के बिखरने का सिलसिला जारी है। वाम दल CPI ने झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाता तोड़ लिया है। ये जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी खबर थी उसमें भी इस विषय पर हमने चर्चा की, और CPI प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ेगी। वही हिमाचल प्रदेश के घटनाक्रम के चलते कांग्रेस राज्य में सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में 2 सीटों के लिए हो रहे हैं राज्यसभा चुनाव, और इस पर एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व विधायक सरफराज अहमद को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। इससे पहले सीट कांग्रेस के धीरज साहू के पास थी, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी दे दिया है। तो यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस जो है वो सरेंडर की मुद्रा में है। यह बार बार कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का जो अनुभव था वो कांग्रेस के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं था, और इसी के दबाव में जो अब कांग्रेस झारखंड में सरेंडर की मुद्रा में। सरफराज अहमद गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया है।
और सरफराज ने, दरअसल सरफराज अहमद ने हेमंत सोरेन की पत्नी के लिए विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया था। तो अब राज्यसभा की सीट उनको मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़ रहे हैं, उनसे इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। दिवाकर, अगर इसको सीधे तौर पर जो सियासी पंडित हैं वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो आफ्टर इफेक्ट है वो झारखंड में दिखाई दे रहा है। 17 कांग्रेस के एमएलएज हैं, लेकिन वो साहस नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस ये कहने का कि जी हमारा ये शेयर है और हम इस पर लड़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं झारखंड में भी बैकफुट पर है और जिस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोयम दर्जे की स्थिति बन गई है, इसका सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म आज नहीं तैयार हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म आप अगर बैकफ्लैश में जाएं तो भी आपको साफ तौर पर दिखता है कि पिछली बार भी जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा तो आनंद फानन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी को अपना प्रत्याशी बना दिया और कांग्रेस मुंह देखते रह गई और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आ सकी। और कुछ वैसे ही, हालांकि बैठकों का दौर यहां पर चला, लेकिन उसके पहले 2-3 दिनों तक जो स्थिति थी लगातार खींचतान की स्थिति बनी हुई थी और कांग्रेस एक तरीके से दबाव में भी थी। और जब कल सीएम आवास में बैठक हो रही थी तो साफ तौर पर यह मैसेज दिया गया कि चाहे आप कुछ भी कर ले, प्रत्याशी जो होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। और ये जो अटकलों का बाजार था वो करीब हफ्ते भर पहले से ही झारखंड में चल रहा था कि सरफराज अहमद ने, चूंकि झारखंड में बहुत कुछ ईडी की गतिविधियों के बाद कई जो राजनीतिक पारा था वो काफी गर्मा गया था। उसके गांडे के विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटेड से थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और कहा जा रहा था कि उसके बाद उनको इनाम के तौर पर राज्यसभा भेजा जाएगा। तो ये जो अटकलों का बाजार था और सूत्रों से जो ये खबरें आ रही थी उस पर एक तरीके से कल पुख्ता जो कह सकते हैं प्रमाण लगा और उसके बाद ये खबर निकल कर आई कि सरफराज अहमद ही जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई जो हम कह सकते हैं कि बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं या कांग्रेस के जो हम कह सकते हैं कि यहाँ के प्रदेश प्रभारी हो चाहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, वो खुलकर इस मुद्दे पर नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट जो दूसरे राज्यों में जिस तरह की घटनाएं हुई उसके बाद से कांग्रेस दबाव में है और वो इस तरह का खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो जान रही है कि उनके पास भी इतना यहाँ पर दमखम नहीं है, क्योंकि झारखंड में 17 विधायक ही उनके पास है और जेएमएम के पास 28 विधायक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस पर दबाव डाला और उसके बाद कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। और जो झलक पिछले बार महुआ माझी के राज्यसभा निर्वाचन के समय देखने को मिली और कुछ वैसा ही समीकरण इस बार यहाँ देखने को मिला। हालांकि ये जो कोटा था राज्यसभा चुनाव का वो कांग्रेस का कोटा था, क्योंकि धीरज साहू के जो है उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ये सीट खाली हो रहा था। तो अगर हम कहें कि इसको अगर मिलना चाहिए कांग्रेस को, अगर कांग्रेस अगर दबाव बनाती, लेकिन उस स्थिति में कांग्रेस यहाँ नजर नहीं आ रही थी और कांग्रेस हाल के दिनों में जिस तरीके से कमजोर हुई है उसका भी एक ये प्रमाण है। जी बिल्कुल, उसका आफ्टर इफेक्ट दिख रहा है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण किया। एक बात और चाहेंगे, बहुत संक्षेप में बताएं कि जो इंडी गठबंधन सीपीआई ने 8 प्रत्याशी उतार दिए तो बिखर गया एक तरह से कहा जाए, जो साथ मिलकर लड़ने की बात थी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक साथ दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार ये जो कल साफ तौर पर जब भाकपा माले ने अपनी तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बोला कि इंडी गठबंधन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पा रहा है, अपनी बात को ठीक तरीके से रख नहीं पा रहा है। इतने दिनों से जब अगर गठबंधन की बात चल रही है तो आखिर सीट पे फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वैसे में एक तरीके से उसने भी अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की और उसके बाद एक बैठकों का सिलसिला चला, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो द्वंद की स्थिति है और एक तरीके से एक स्वरूपता जो हम कह सकते हैं वो नहीं दिख रही है इंडी गठबंधन में, उसकी झलक झारखंड में भी दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस दबाव की स्थिति में है वैसे में लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में यहाँ गठबंधन हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस उस स्थिति में भी लग रही है कि झुकी हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, जो बैकफुट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है और जो आपने कहा कि बैकफुट पर दिख रही, वो लगातार बैकफुट एक के बाद एक जो फुट है वो अपने वो पीछे लेते नजर आ रही है, बैकफुट पर लगातार बनी हुई। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए धीरज। और उसके बाद बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस की उम्मीदवारों की चयन पर। सीईसी की जो बैठक है वो आज दोनों जगह प्रस्तावित है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं।
amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त में चर्चा कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की उम्मीदवारों के जो चयन होना है, उस पर जो मंथन बैठक है सीईसी की, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो कमेटी की बैठक है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आज बैठकों का दिन है और ये बैठक दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस की, उस पर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समितियों की आज बैठक हो रही है और बीजेपी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए पहली लिस्ट जारी कर चुकी हैं। दोनों ही दल क्या कर रहे थे यार, दोनों ही दल अपने अपने जो पहली लिस्ट थी वो जारी कर चुके थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज बैठकों का दिन है। बीजेपी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समितियों की बैठक आज शाम को प्रस्तावित है। तो सभी की निगाहें दोनों दलों के ऊपर लगी हुई होंगी, क्योंकि एक लिस्ट, जो पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किए थे और उसके साथ ही साथ कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। तो आज दोनों दलों के लिए दूसरी लिस्ट पर मंथन की बात होगी। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का भी इंतजार है और पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी। इस बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वो छिंदवाड़ा नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो उम्मीदवारों ने शुरू कर दिया है, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी शुरू किया है। उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कांग्रेस की दूसरी सीईसी बैठक आज शाम दिल्ली में हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी आज इस मीटिंग में शामिल होंगे, ऐसी खबर है। वायनाड के अलावा राहुल गांधी क्या अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। कांग्रेस के कौन से बड़े नेता के नाम दूसरी लिस्ट में होंगी, इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस के कौन दिग्गज नेता चुनाव लड़ने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज फाइनल हो सकती है। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज शाम बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। 2 राज्यों पर की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आज की बैठक में तय हो सकते हैं। बिहार और महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी की लिस्ट में चर्चा हो सकती है। तो इस पूरे दोनों जो प्रमुख दल है उनकी उम्मीदवारों पर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर जो चर्चा हो रही है सीईसी में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं विक्रमजीत और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं कुमार आलोक। विक्रमजीत के पास पहले आते हैं। विक्रमजीत, महाराष्ट्र और बिहार को लेकर के मंथन की बात कही जा रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और जो तमाम जो दूसरे राज्य थे जिसमें पहली लिस्ट जारी की गई थी, तो उसमें जो कुछ नाम बचे हुए थे, ये कहा जा रहा है कि उन नामों पर भी मंथन होगा। क्या कुछ होने वाला है बीजेपी की सीईसी में आज? देखिए, महाराष्ट्र और बिहार को लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन चूंकि अब एनडीए का स्वरूप है, नारा बीजेपी का ये है कि 400 प्लस, तो 400 जो है वो एनडीए की सीटें का गणित लगाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर ना केवल महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब का गठबंधन भी चर्चा चल रही है। अकाली दल का स्वरूप किसके साथ जाना है नहीं जाना, उसकी चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में जो बाकी गठबंधन है उनकी भी चर्चा चल रही है। आंध्र प्रदेश में चर्चा हो रही है कि टीडीपी के साथ एक मोटा सहमति बन गई है, लेकिन सीटें आइडेंटिफाई करनी बाकी है कि कौन सी सीटें हो सकती हैं और कौन सी सीटें नहीं हो सकती हैं। तो ये तमाम चीजों को एक स्वरूप दिया जा रहा है गठबंधन के रूप में। जहां तक उत्तर प्रदेश की आपने जिक्र किया है, तो पिछली बार जो 51 सीटों की घोषणा की गई थी। चलिए, तो इस खबर को हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। अब यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे। आज जो कार्यक्रम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूसा में, उसमें उन्होंने ड्रोन दीदियों ने जो आज ड्रोन किए हैं उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी किया है प्रधानमंत्री ने।